देवर अंधा था मगर शौहर का चहेता भाई होने की वजह से मैं उसके सारे काम करती। कभी कपड़े बदलती, कभी पास बैठाकर उसकी सारी बातें सुनती। वो भाभी भाभी करके मेरे और करीब हो जाता। लेकिन एक रात उसके कपड़े बदलने लगी तो मेरे होश उड़ गए। जब उस रात देवर मैं शादी होकर अपने ससुराल आई तो रिश्तेदार खवातीन ने मुझे सहन में बिठा दिया। मेरे सामने ही चारपाई पर मेरा छोटा देवर बैठा टुकर टुकर मुझे देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। सरसरी सी नजर ही मेरी उस पर पड़ती थी। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि वो टिकटिकी बांधे मुझे ही क्यों देखे जा रहा है। उस वक्त वो 17 साल का था, अच्छा प्यारा सा लड़का था। लेकिन ऐसी हरकतें। 20 मिनट तक मुख्तलिफ किस्म की खवातीन मेरे पास आती रहीं और मुझे मिठाई खिलाती रहीं। लेकिन मेरा देवर ना तो उठकर मेरे पास आया और न ही मुझसे कोई बात की। बस सामने बैठकर एकटिक मुझे देखे जा रहा था। 2-4 बार मेरी उस पर नजर पड़ी तो मैंने उसे खुद को देखते हुए ही पाया। मैंने दिल में सोचा, बड़ा ही बेशरम लड़का है। बड़ी भाभी तो माँ और बड़ी बहन जैसी होती है, इसे जरा शर्म नहीं, ये कैसे सबके सामने मुझे ही तके जा रहा है। अब मैं माथे पर बल डाले उसे घूरने लगी, लेकिन अजीब पागल था। बस मुझे ही देखे जा रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। मुझे उसके यूं मुस्कुराने पर गुस्सा आने लगा था। बहरहाल रस्में खत्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत ही खराब हो गया था। उस पर एजाज भी मेरे कमरे में देर से आए तो मैं बिल्कुल ही बेतासुर सी बैठी थी। वो मेरे पास आकर बैठे तो मैंने उन्हें गुस्से से देखा था। मुझे यूं बरहम देखकर कहने लगे, क्या बात है रुबीना। फिर वो समझे कि शायद वो काफी देर से कमरे में आए हैं, इसीलिए मैं नाराज हूँ। कहने लगे, मेरे दोस्त आज मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। तुम तो जानती हो ना, ऐसे मौकों पर दोस्तों की अटकेलियां उरूज पर होती हैं। बहरहाल फिर एजाज की तारीफ सुनकर मेरा मुंह बहाल हो गया। मैंने देवर की बात को अपने शौहर के सामने दोहराया नहीं था कि क्या सोचेंगे, आते ही मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें शुरू कर दी हैं। मेरा शौहर एजाज, उसका एक ही भाई था, बस एक छोटा भाई। हामिद वालिदैन हयात नहीं थे। घर में इस वक्त मैं, मेरा शौहर और हामिद था। सब जब मेरी आंख खुली तो एजाज कहने लगे कि आज का नाश्ता मैं बाजार से ही ले आया हूँ, लेकिन देखो मेरे घर पर कोई खवातीन नहीं है जो तुम्हारे नाज नखरे उठाए। वो कहने लगे कि इसीलिए आज की मेहमान नवाजी तो मैंने निभा दी है, लेकिन कल से सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। ये बात तो मैं पहले से जानती थी, इसीलिए मैंने कोई भी एतराज नहीं किया। जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बाहर आई तो दूसरा खान पर मेरा देवर बैठा था। मैं उसके सामने बैठ गई। उसने मुझे सलाम किया और फिर मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। जब एजाज असर खान के पास आए तो मेरे बजाय हामिद के पास बैठ गए। उसकी प्लेट में चने डाले और नान तोड़कर अपने हाथ से खिलाने लगे। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई और इससे ज्यादा हैरत मुझे ये हुई कि हामिद अब भी सामने बैठा मुझे ही देखे जा रहा था। उसे तो अपने भाई का भी लिहाज नहीं था। और गुस्सा मुझे एजाज पर भी आने लगा कि वो तो उसे टोक सकते हैं। और फिर ये भी मुझे अजीब लग रहा था कि एजाज उसे खुद क्यों खाना खिला रहे हैं। वो 17 साल का लड़का था, क्या खुद नहीं खा सकता था? मैंने कहा, एजाज हामिद खुद भी तो खा सकता है, आप अपना नाश्ता करें। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, रुबीना हामिद अंधा है, देख नहीं सकता। ये सुनना था कि मेरा निवाला हाथ में ही रह गया। मैं बड़ी हैरत से उसे देखने लगी। अच्छा खासा खूबसूरत लड़का था, उसकी आंखें भी ग्रीन कलर की थी, बेहद खूबसूरत थी। मुझे न जाने क्यों बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ था कि उसकी आंखों में नूर नहीं था, वो देख नहीं सकता था। और कल से मैं न जाने दिल में उसे कितना बुरा भला कह चुकी थी। एजाज के चेहरे पर संजीदगी सी थी। कहने लगे कि हामिद बचपन ही से अंधा है, देख नहीं सकता। इसका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फायदा नहीं है। एजाज कहने लगे, इसके सारे काम मैं ही करता हूँ, लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसे अपना छोटा भाई समझकर इसके सारे काम किया करो। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस हुआ ये सुनकर। माशाल्लाह से हामिद दिखने में कितना खूबसूरत है। क्या ही अच्छा होता कि ये देख भी सकता। मेरी बात पर हामिद की आंखों से आंसू छलके थे। कहने लगा, भाभी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको देखता, लेकिन देखे मेरी बदकिस्मती, मेरी एक ही भाभी है और मैं उसे भी नहीं देख सकता। कुछ देर पहले जो मेरे दिल में हामिद के लिए नफरत के जज्बात थे वो अब हमदर्दी में बदल चुके थे। लेकिन मेरे होश तो उस वक्त उड़े जब एजाज ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। जब वो ड्यूटी पर जाने लगे तो कहने लगे कि हामिद को खाना भी तुम ही हाथ से खिलाओगी और कपड़े भी तुम ही पहनाओगी। खाने का तो सुनकर ठीक था, लेकिन कपड़े, ये सुनकर तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चकरा गया था। मैंने कहा, एजाज ये गैर मुनासिब सी बात है, मैं कैसे उसे कपड़े बदलवा सकती हूँ। कहने लगे कि छोटे भाइयों की तरह समझो उसे। यार अब मैं ऑफिस के काम संभालूंगी, उसे संभालू, बहरहाल तुम खुद मैनेज कर लेना। ये कहकर वो चले गए। मैं बेहद परेशान थी, अभी ये सोच ही रही थी कि क्या करूं क्या नहीं।
जब मुझे हामिद के कमरे से पुकारने की आवाजें आई, वो भाभी भाभी कहकर पुकार रहा था। मैं उसके कमरे में गई तो वो पैंट और बनियान पहने खड़ा था। कहने लगा कि ये शर्ट मुझे पकड़ा दे। न जाने भाई ने कहाँ रख दी है, पूरे बेड पर हाथ मार मार कर देख चुका हूँ लेकिन समझ ही नहीं आ रही। उसकी शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वो शर्ट उसे पकड़ा दी। उसने शर्ट पहन तो ली लेकिन बटन वो आड़े टेढ़े बंद कर रहा था। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा तुम छोड़ो, मैं तुम्हें बटन बंद करके देती हूँ। मैंने उसकी शर्ट के बटन बंद किए तो वो खुश हो गया। कहने लगा मेरे बाल भी बना दे भाभी। मैंने ड्रेसिंग से कंघा लिया और उसके बाल भी बना दिए। फिर कहने लगा मुझे अपने हाथ दे। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगा दे तो। मैंने डरते डरते उसे अपना हाथ दिया। ये सोच रही थी कि वो क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहता है। उसने हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। कहने लगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। आपको देख तो नहीं सकता लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ, इसलिए आपका हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि भाभी कैसी होती है। मुझे तो माँ की मोहब्बत भी नसीब ना हुई। बहुत छोटा था जब मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिद अभी 2 साल पहले ही फौत हुए। जब तक मेरे वालिद जिंदा थे तो वही मुझे संभालते थे, लेकिन इसके बाद मेरी सारी जिम्मेदारी जाज भाई पर आ गई। और शादी के बाद आपने भी चंद दिन अच्छे नहीं गुजारे कि मेरा बोझ आप पर पड़ गया। वो बड़ा अफसुर्दा सा ये कह रहा था। मैंने कहा तुम किसी पर बोझ नहीं हो, और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा आप बहुत अच्छी हैं, मेरा इतना ख्याल रखती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे देवर हामिद की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी। वो मुझसे बहुत ज्यादा बेतकल्लुफ सा होने लगा था। अब तो मुझे खुद पुकार कर कहता कि मुझे शर्ट पहना दे। मुझसे बटन सही से बंद नहीं होते। कभी कहता कि तौलिए से मेरे बाल खुश्क कर दे। ये काम तो वो खुद भी कर सकता था। मुझे तो लगा था कि बस एक देवर है और एक शौहर, मुझे तो घर में कोई काम ही ना होगा। लेकिन मैं तो इस हामिद की वजह से घन चक्कर सी बन के रह गई थी। अभी किचन में बर्तन धो रही थी तो वो भाभी भाभी चिल्लाने लगा। मैं भागी दौड़ी उसके कमरे में जाती तो हंसने लगा। हाथ में मोबाइल पकड़ा होता, कहने लगता कि मेरे साथ बैठकर ये लतीफा तो सुने जरा, कितना फनी है। वो देख तो नहीं सकता था लेकिन सुन सकता था, इसीलिए मोबाइल पर किस्से कहानी और लतीफे सुनना उसका शौक था। मैं कहती तुम सुन रहे हो ना, खामोशी से सुनते रहो। अब मुझे ये बताओ मैं बर्तन धोऊं, खाना बनाऊं या फिर मैं तुम्हारे साथ बैठकर लतीफे सुनूं? मैंने बड़े प्यार से उसे डांटा था और एहसास भी दिलाया था कि मुझ पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा मेरे पास बैठे और मेरे साथ लतीफे सुना करें, आपकी तबीयत भी खुशबाश हो जाएगी। काम का क्या है, छोड़े काम को, काम भी कभी खत्म हुए हैं। मैं उसके बराबर में बैठ गई। मैंने कहा अच्छा चलो ये बताओ, अब तुम्हें भूख लगेगी तो क्या खाओगे? वो हंसने लगा। कहने लगा आपका भेजा खाऊंगा। मैं उठ के खड़ी हो गई। मैंने कहा खबरदार जब तुमने मुझे आवाज दी, समझे? बस मुझे काम के वक्त ही बुलाया करो। मुझे भी खाना बनाना है। इजाज मुझे बिरयानी का कहकर गए हैं। अब तुम्हें भी तो बिरयानी पसंद है ना, और तुम्हें क्या पता कि इतना वक्त लगता है बिरयानी बनाने में। ऊपर से इतनी गर्मी है कि किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ये कहकर मैं बाहर चली गई। 3-4 घंटे लग गए थे मुझे किचन समेटते हुए। मैंने बिरयानी बनाई, ट्रैफल बनाया, कबाब बनाए। मैं बिल्कुल थक चुकी थी। बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था। घर की सफाई की, फिर सोचा हामिद का कमरा भी लगे हाथों साफ कर दूं। लेकिन जैसे ही मैं हामिद के कमरे में दाखिल हुई, वो चीजों को टटोल टटोल कर अपना कमरा खुद साफ कर रहा था। उसके हाथ में एक कपड़ा भी पकड़ा हुआ था जिसे वो फर्नीचर साफ कर रहा था। ये देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा तुम ये क्या कर रही हो? मैं कर देती हूँ। मैंने उसके हाथ से कपड़ा छीना और वो कहने लगा नहीं आप थक जाएंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सारे काम भाई ने आपके सर पर डाल दिए हैं। भाभी ऐसे करें, मुझे बता दिया करें, छोटे मोटे काम मैं कर सकता हूँ, मैं कर लिया करूंगा। वो बड़ी संजीदगी से और फिक्रमंदी से कह रहा था। मैंने कहा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम बैठे रहो। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे पकड़कर बेड पर बिठा दिया और मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया। मैंने कहा तुम बस वीडियो सुना करो। मैंने उसे एक वीडियो लगा दी जिसमें लतीफे थे, लेकिन उसने तो मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे अपने पास बैठा लिया। कहने लगा यहाँ बैठो, आप बहुत कर लिया आपने काम, अब आप कुछ नहीं करेंगे। उसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा हामिद ये क्या हरकत है, मेरा हाथ छोड़ो, शाम हो गई और मुझे चाय भी बनानी है। तो बताओ चाय के साथ क्या खाओगे, तुम्हारे लिए कुछ फ्राई कर दूं? कहने लगा कुछ नहीं खाऊंगा, आप मुझे अपने साथ किचन में लेकर जाएं, बस मुझे बताएं कि चाय कैसे बनाते हैं। मैंने कहा तुम मेरी फिक्र छोड़ो। ये कहकर मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और किचन में आ गई। उसके लिए चाय बनाई, शामी कबाब भी तले, फिर उसको चाय भी दी। कबाब खाते हुए मुसलसल मेरी तारीफ कर रहा था। फिर एक दिन वो हुआ कि मेरे होश उड़ के रह गए।
मुझे सुबह से ही बुखार था, लेकिन एजाज को मेरी कोई परवाह ही ना थी। बस मुझे बुखार की दवा देकर चले गए। कहने लगे कि देखो तुम बीमार मत पड़ा करो, मेरा सारा घर उल्टा पड़ जाता है। फटाफट से बुखार की गोली खा लेना और खाना घर पर ही बनाना। दोपहर को भी मुझे ऑफिस का बद जाकर खाना खाना पड़ता है, और घर आकर मैं बाजार का खाना तो बिल्कुल नहीं खा सकता। उनके सामने तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन बुखार की दवा खाने के बावजूद मेरा बुखार कम ही नहीं हो रहा था। शायद मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था। गले में भी शदीद दर्द थी और मेरा बुखार कम होने के बजाय बढ़ने लगा। मैं अपने कमरे में बेसुध लेटी हुई थी जब कमरे पर दस्तक हुई और फिर दरवाजा खुला। हामिद मेरे सामने खड़ा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। वो अपनी स्टिक की मदद से चलता हुआ मेरे पास आया। भाभी, आपको क्या हुआ है? आपने अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया। मुझे बहुत शदीद भूख लगी है। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। ये सुनकर वो परेशान हो गया। मैंने कहा मुझसे तो बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा, मैं कैसे तुम्हारा नाश्ता बनाऊंगी? वो कहने लगा क्या आपने भी नाश्ता नहीं किया? मैंने कहा नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं उठकर नाश्ता बनाऊं। ऐसा करो तो एजाज को फोन कर दो, उसे कहो कि जल्दी घर आ जाए, मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा। मेरी बात सुनकर वो कमरे से बाहर चला गया और कुछ ही देर के बाद उसके चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो सुनकर मैं एकदम बेड पर उठकर बैठी थी। अपने बुखार को खातिर में न लाते हुए मैं जल्दी से कमरे से बाहर आई। चीखने की आवाजें किचन से आ रही थी। जब मैं किचन में आई तो मेरे होश उड़ के रह गए। उसके कपड़ों पर आग लगी हुई थी। मैंने फटाफट से सहन में रस्सी पर टंगे तौलिए को उतारा और फटाफट से हामिद की शर्ट पर लगी आग बुझाने लगी, लेकिन उस वक्त तक उसका पेट और बाजू जल चुका था। वो चिल्लाए जा रहा था। मैंने कहा तुम करने क्या गए थे किचन में? कहने लगा मैं आपके लिए चाय बनाने गया था। वो तड़पे जा रहा था, रोए जा रहा था। कहने लगा मुझे क्या पता था कि आग लग जाएगी। मैंने जल्दी से एजाज को फोन किया। हामिद तो यूं तड़प रहा था कि जैसे उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही हो। उसके पेट और सीने का गोश्त तक जल चुका था। वो तड़पता जा रहा था। एजाज को जब पता चला तो वो भागे दौड़े घर आए थे। हामिद का पेट और सीना काफी हद तक जल चुका था। वो रोए जा रहा था। एजाज से डॉक्टर के पास लेकर मैं घर पर ही थी और बेहद परेशान थी जब मुझे एजाज का फोन आया। मैंने फौरन से फोन उठाया। मैंने पूछा कि हामिद कैसा है। वो कहने लगे उसका पेट और सीना बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। मैंने तुम्हें कहा भी था कि उसका ख्याल रखा करो। ये कहकर एजाज रोने लगे। कहने लगे मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी, उससे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, वो बुरी तरह चिल्लाया जा रहा। मैंने कहा मुझे बुखार था, मुझे क्या मालूम था वो कब किचन में चला गया। आंसू तो मेरे भी बह रहे थे। एजाज कहने लगे मैं हॉस्पिटल में ही रहूंगा, तो मेरा इंतजार मत करना। मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा सुबह तक हामिद को अफाका हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा, फिर घर आ जाएगा। मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी, वो चंद ही दिनों में भला चंगा हो जाएगा। लेकिन जो खबर मुझे सुबह सुनने को मिली, मेरे तो होश उड़ के रह गए। एजाज ने कहा हामिद हम में नहीं रहा। ये सुनना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा एजाज ये आप क्या कह रहे हैं? उसको तो बस जरा सी आग ही तो लगी थी, ऐसे कैसे कुछ हो सकता है? वो कैसे मर सकता है? मैं रोई जा रही थी। रो तो एजाज भी रहे थे। कहने लगे आग उसके दिल तक पहुंच चुकी थी। बहुत कोशिश की डॉक्टर्स ने कि वो बच जाए, लेकिन उसे तकलीफ सही नहीं जा रही थी। पूरी रात मेरा भाई दर्द से तड़पता रहा था। मेरा हाथ पकड़े यही कहता रहा था कि भाई मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है, मुझे बचा लो। अभी तो बहन जैसी भाभी मिली है मुझे, लेकिन वो जा चुका था। ये सदमा हम दोनों मियाँ बीवी के लिए बहुत बड़ा था। मुझे अक्सर घर में हामिद की भाभी भाभी पुकारने की आवाजें आती थी। मैं भागकर जब उसके कमरे में जाती तो खाली कमरा देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगती। कभी मुझे लगता कि वो हंस रहा है और कह रहा है कि भाभी छोड़े सारे काम, मेरे पास आकर बैठे। मैं आपको लतीफा सुनाता हूँ। 4 माह बाद में उम्मीद से हुई थी। एजाज मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे थे, लेकिन ये पूरा अरसा भी मैंने हामिद की याद में रोते ही गुजार दिया था। वो बिल्कुल बेजरर सा इंसान था और मेरा बहुत एहसास करता था। मैं खुद को कोस रही थी कि काश मैं उठ जाती, नाश्ता बना लेती तो वो यूं न जलता। मेरे घर बेटा पैदा हुआ था। एजाज बहुत खुश थे। कहने लगे नाम तुम अपनी मर्जी का इसका रखो। मैंने कहा मुझे इसका नाम हामिद रखना है। मेरी बात सुनकर एजाज की आंखें भी आपदीदा हो गई थी। मैंने उस बच्चे को सीने से लगा लिया। मैंने कहा अल्लाह ताला ने हमें दूसरा हामिद दे दिया है, यही अब हमारे गमों का मदावा करेगा।